बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया हुआ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इससे पीछे हमने डी और एफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर खत्म होती थी। अब हम पढ़ने लगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इसी तरीके से जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ के ऊपर खत्म हो रही होगी। तो इसकी आप देख लेते हैं कि किधर तक जा रही है, फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेनियम। जैसे कि ऊपर वालों को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, तो इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम एक्टिनाइट्स कहा जाते हैं। जैसे डी वालों को हमने लेंथेनाइट्स कहा था लेंथेनम की वजह से, और इसी तरीके से एफ वालों को एक्टिनियम से लेकर लॉरेंटियम इनको एक्टिनाइट्स कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये कौन से होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ के ऊपर खत्म होती है? तो ये सीरियम आ जाता है 58, सीरियम 58। उसके बाद ये खत्म जा रही है सीरियम टू लूटेटियम, 4F सीरीज है, 4F सीरीज यानी 4F से आ रही है। और ये बेसिकली 58 से लूटेटियम 71 तक जा रही है लूटेटियम। और दूसरी इन्होंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में बताया एक्टिनियम, जिसकी वजह से एक्टिनाइट्स कहा जाता है। तो ये 89 से शुरू होकर जा रही है लॉरेंटियम तक आर 103। और ये भी उन्होंने कहा है कि एक्टिनाइट्स होते हैं, और ये 5F सीरीज है, 5F सीरीज। अब देखते हैं, हमने पीछे पढ़ा था लेंथेनम का। लेंथेनम की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है अभी पिछले वीडियो में। हम लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी 57, और हमने जाकर खत्म किया था 5s2 और 6 और खत्म किया था हमने 6s2 और 5d लेंथेनम 6s2 और 5d1 के ऊपर, 5d1 के ऊपर। तो 58 जब आ रही है तो उस अल्लाह के 4d2 होना चाहिए था। सोचने की बात है कि ये उसके बाद, क्योंकि हमने जब इधर में दोबारा लिख देते तो वही डायग्राम ड्रा कर देते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d10 5f14 7s2। इधर गए हैं, फिर इधर गए थे, इधर फिर 4s2 पे फिलिंग हुई है, फिर 3d10 पे, 4p6 पे, 5s2 पे, 4d10 पे फिलिंग की थी फिर हमने। उसके बाद 5p6 पे गए थे, फिर 6s2 पे गए थे, फिर 5d10 पे हम गए थे। हमने इसे कहा था 57 पे। इधर तक हमारे कितने मुकम्मल हो गए थे? 6s2 तक जब हम पहुंचे तो हमारे 56 मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हमने और डाला है 5d1 में, तो फिर हमने 57 का दी। अब 58 का होना तो ये चाहिए था कि 58 जो है, जो 58 है वो ये, और ये होना चाहिए था 5d2। तो ये तो डी सीरीज होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको 4f1 कंसिडर कर दिए। तो 58 से लेकर 71 में से 58 निकालो तो 11 में से 8 निकालो तो 8 9 10 11 9 10 11, तो ये 13 तकरीबन बनते हैं। तो ये 4f पे जा रही है ये। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये पार्शली फेल होती है। तो डी की बजाय वो 58 में जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, उसने क्या किया है, 57 था तो उसने 5d1 लिख लिया था कि 5th शेल में ही आएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब उसने क्या किया, 58 की जब बारी आई है तो उसने 5d2 नहीं लिखा, हालांकि 5d2 होना चाहिए था। उन्होंने क्या किया, ये वाला 5d10 के बजाय उन्होंने ये कर दिया है 4f के ऊपर, 4f के ऊपर। और ये 4f के ऊपर फिर जा रही है, खत्म हो रही है। इधर देख भी लेते हैं, सीरियम की इन्होंने लिखी होगी, जैसे कि लेंथेनम की 6s2 5d1 तक गई है। आगे एक्टिनाइट्स की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखी। बहरहाल ये एफ के अंदर जाकर खत्म हो रही है, यानी उन्होंने 4f 5d1 में जाने के बजाय उन्होंने 4f पे गए, तो ये 4f के ऊपर खत्म हो रही है। तो ये जरी बात f फिर जा रही है। इसी तरीके से एक्टिनाइट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो 5f1 पे जाकर खत्म हो रही होगी, 5f1 से शुरू होगी फिर 5f उस पे जा रही होगी। इसकी भी लिख लेते हैं। वैसे 103 में से इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बीच में? 89 ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इधर 10 हो गए,
10 में से ये 9 रह गए और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। 13 में से 9 निकालें तो 10 11 12 13 4 बचते हैं, यानी 9 के अंदर 4 ऐड करो। ये जरी बात है, ये 4F1 होगा, ये 5F14 होगा। इनके दरमियान में 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन इसके दरमियान में 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हो सकता है एक 4F14 तक गया हो और एक 4F1 हो या 4F2 होगा, ये 4F1 या 4F2 से, क्योंकि दरमियान में 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं, या ये 4F13 होगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली बन रहे 58 से, क्योंकि 71 से 58 निकालो तो 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 14 नहीं आ रहे, क्योंकि सीरियम का प्रोटॉन नंबर 58 होता है। बहरहाल तो ये बेसिकली ये था F5F सीरीज हमने पढ़ी कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F के ऊपर एंड हो रही है। और उसके बाद इट इज़ क्लियर दैट एलिमेंट्स टू बी, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी हो गया, डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी सब शेल इन एलिमेंटल स्टेट और आयोनिक स्टेट। वो कहते हैं कि जिंक की, कैडमियम की और मर्करी की, जिंक, कैडमियम और मर्करी, इनकी वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रा करें जिंक की, तो जिंक की क्योंकि 30 प्रोटॉन होते हैं तो इसकी जाके कम्प्लीटली फिल है। जिंक की अगर मैं बात करूं, जिंक, कैडमियम और मर्करी में से वो कह रहे हैं कि डू नॉट हैव पार्शियली फिल इन एलिमेंटल ऑर्गेनिक्स, ये कम्प्लीटली फिल है। अगर जिंक की बात करें, जिंक का प्रोटॉन नंबर होता है 30, तो जिंक का क्योंकि प्रोटॉन नंबर 30 है तो इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4s2 और 3d बन रही है। 4s2 जिंक की अगर बात करें, 4s2 और 3d10 के ऊपर जाकर ये खत्म हो रही है। ये यानी इसका कम्प्लीटली फिल, डी जो है ये कम्प्लीटली फिल है। अगर क्योंकि आप लोगों को पता है कि डी जो है ये 4 में डिवाइड हो, जैसे कि S1 में होती है P जो है वो PX, PY, PZ, तो ये जो डी होती है DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, उसके बाद होता है DZ2। तो ये अब कम्प्लीटली 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले इस तरह फिलिंग होती है, फिर दूसरा फिल हो जाता है। और ये बाकी जो है S वाले हैं वो ये हैं, S जो है वो कम्प्लीटली फिल है, ये 4s2 है और ये 3d, बाकी 3d वाले हैं। उन्होंने बाद में ड्रॉ किए हुए, क्योंकि 3d जो शेल है क्योंकि वो बाद में आता है, इसलिए उन्होंने जो चौथा शेल है वो इधर ड्रॉ किया हुआ है 4s का, तो वो ये इलेक्ट्रॉन। उसके बाद वो कहता है कि डी जिंक का, इसी तरीके से मरकरी का, इसी तरीके से कैडमियम का, क्योंकि जिंक जो आता है वो 3d के ऊपर आ रहा है, इसी तरीके से जो कैडमियम और मरकरी और कैडमियम होंगे, कैडमियम और मरकरी वो 4d में आएगी फिलिंग, क्योंकि ये तो 3dx1 है, 3 ऑर्बिटल है ये वाली, 3dxy 3d, ये 3 DZ2 है। तो ये जो थर्ड पीरियड की, क्योंकि तो जो होगी कैडमियम की और मरकरी की वो 4d, इसी तरीके से 4d फिल होगा, इसी मरकरी का इसी तरीके से फिर 5d फिल होगा। तो वो कह रहा है कि इनकी पार्शियली फिल नहीं है, दे डू नॉट शो द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट टू एन अप्रिशिएबल एक्सटेंट, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए प्रॉपर्टीज अपनी शो करते हैं क्योंकि उनकी वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, क्योंकि उनकी पार्शियली फिल होते हैं तो इसलिए वेरिएबल उनकी वैलेंसीज आ जाती हैं, यानी चेंज होती हैं, इसीलिए उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3b आर स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम। जैसे कि स्कैंडियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 21, यट्रियम की 31 और लैंथनम की स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम। लैंथनम की जैसे हमने पढ़ी थी 57, वो किसके ऊपर खत्म हो रही थी, 5d1 के ऊपर, और ये यट्रियम की 31, स्कैंडियम की 21। स्कैंडियम की अगर ड्रॉ करें तो वो क्या आ रही है, स्कैंडियम की 3d 4s2 3d1, 4s2 और 3d1 के ऊपर खत्म हो रही है। यानी अगर मैं इसे इस तरह पेयर में लिखूं तो ये 3dx1 एक, बाकी ये भी खाली 3dyz2, ये वाला जो है yz भी खाली, zx भी खाली, आगे x2 y2 भी खाली, z2 भी इसका एम्प्टी होगा। तो ये तो था स्कैंडियम का। इसी तरीके से यट्रियम का भी जो होता है वो 31 होता है, और यट्रियम की फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2, ये जारी बात है फिर खत्म होगी 4d1 से शुरू होगी, फिर 4d1 पे इसका भी हिसाब है। 5 लैंथनम की हमने पढ़ी है 5d1 के ऊपर जाकर खत्म हो रही थी,
हमने पढ़ी थी। उसके बाद ये जो चीज़ें ये D1 के अब बाकी सारे खाली हैं, यानी x के y ये 3dxy, ये 3dyz, 3dz, 3d(x², y², 3dz², यानी इसका इसी तरीके से इसका 4d, ये xy एक 4dxy में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 4dyz, 4dzx, 4dx², y², 4dz², वो सारे के सारे एम्प्टी होंगे। इसी तरीके से 5 का भी ये केस है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि ये जो होते हैं दे डू नॉट शो मनी ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स दे शो ट्राई पॉजिटिव आइन, ये ट्राई पॉजिटिव आइन शो करते हैं, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब ये देखें स्टेबल होने के लिए कहा जाता है ऑक्टेट रूल। इन बाकी के जैसे कि मैं स्कैंडियम का बताऊंगा वही केस यट्रियम का भी है और वही केस लैंथेनम का भी है, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसकी स्कैंडियम +3 में चली जाती है, यट्रियम की +3 में, लैंथेनम की +3 में, लैंथेनम की +3 में। वो किस तरह, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, फिर भी तो अनस्टेबल ही है। जैसे कि स्कैंडियम की अगर बात की जाए 21 है प्रोटॉन नंबर स्कैंडियम का, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8 के बाद 18, और आखिरी शेल में फिर देखा जाए तो इसके, क्योंकि 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और 3d1। फिर आगे अगर चौथा शेल ड्रा करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये और एक तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिर फालतू है, तो ये फालतू कर मैं एक इधर ड्रा कर देता हूँ 3d में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ठीक है 4s2 वाले, तो +2 आ जाएगा स्कैंडियम का ऊपर +2, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल रहेगा क्योंकि आखिरी शेल में अब 9 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 होने चाहिए, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर से और लूज कर देगा। जब और लूज करेगा तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और d का 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका वो लूज कर देते हैं, इसलिए +3। इन दिस वे दे डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, इसलिए इनका d ऑर्बिटल में इनका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। For this reason that the element of group 2b and 3b are non-typical transition elements, इन्हें non-typical transition element कहा जाता है, जो 2b और 3b के होते हैं। जो जैसे कि 2b की हमने बात पढ़ी जिंक, कैडमियम और मरकरी के, जिनकी फुल कम्प्लीटली फिल होते हैं उन्हें 2b कहा जाता है। जिनके कम्प्लीटली फिल हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी हो गए, इनका कम्प्लीटली फिल है। और स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम के पार्शली फिल हैं, तो इन्हें भी कहा जाता है, यानी इसके ये 4s2 और d का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए ये भी टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है होते, ये दोनों 2b और 3b के होते हैं। और ये भी फिर जारी बात है इनके d में कोई इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है। जिंक और कैडमियम तो मरकरी का तो ये केस है इनके डी कम्प्लीटली फिल है, इसलिए इनके डी रिएक्शन नहीं करेंगे, डी ऑर्बिटल्स रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके कम्प्लीटली फिल हैं। और जहां तक बात है 3b वालों की, यानी स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम जो शुरू वाले हैं 21 31 57 जैसे कि 4d1 हो गया, 5d1 और 3d1 4d1 और 5d1, इन्हें कहा जाता है 3b एलिमेंट। तो इनका आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन डी में होता है, तो ये डी लूज कर देते हैं, तो इनके भी डी रिएक्शन नहीं करते चूंकि 2b और 3b के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनके डी ऑर्बिटल्स या मुकम्मल फिल हैं या ये लूज कर देते हैं और इनके पूरे कंप्लीटली अनफिल हो जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते, इसलिए ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी जहां तक बात है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो वो 4b 5b 6b 7b 8b और 1b आ जाते हैं उनमें। तो जनरल फीचर्स इनके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, दे आर ऑल मेटालिक इन नेचर, ये जितने भी जो होते हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। हमने पढ़ा स्कैंडियम पढ़ा, टाइटेनियम पढ़ा, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो ये इसलिए हमने पढ़ा था मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इन्हें ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये सारे के सारे मेटालिक इन नेचर होते हैं। सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री, जहां तक बात है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री में ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत अहम रोल होता है, वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्री में, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। दीज मेटल्स, ये जो मेटल होते हैं, टाइटेनियम हो गया, टाइटेनियम की चीजें बनती हैं, क्रोमियम वगैरह की, क्रोमियम प्लेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, आयरन
आयरन तो आपको पता है लोहे की पूरी इंडस्ट्री है, ऐसे लड़ाई में असले बनाने का काम आता है, ढाल बनाने का काम आता है, तलवारें वगैरह बनाने का काम आता है, और लोहे से कितनी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। लोहे को पिघला के बर्तन बनाए जा सकते हैं, और जरे वगैरह बनाई जाती हैं, जंजीरें वगैरह बनाई जाती हैं, पाइप्स बनाए जाते हैं। निकल, उसके बाद निकल आ गई, कॉपर आ गई, तांबा, उसके बाद कॉपर की भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मोलिब्डेनम, उसके बाद जर्कोनियम, नायोबियम, थोरियम, टेंटलम, ये सारे के सारे जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक के वाले से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो स्टडी की जाता है इनको। दे आर ऑल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मेटल, ये सारे के सारे हार्ड हैं और स्ट्रॉन्ग मेटल है। और हमने ये बात पढ़ी थी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, जब हम लास्ट चैप्टर में SRP ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में हम बात कर रहे थे, जब हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड पढ़ा था, तो हमने कहा था जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके ज़्यादा होते हैं। तो इधर भी वो कह रहा है कि जो मेटल हैं ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सारी बात है। तो क्योंकि मेटल है, तो मेटल आपको पता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव मोशन की वजह से और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनकी ज़्यादा होती है। दे फॉर्म अलॉयज विद वन अनदर, ये अलॉय बना देते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि ब्रास और ब्रॉन्ज ये भी अलॉय होते हैं, यानी दो मेटल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, इन्हें अलॉय कहा जाता है। तो सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं इनके, और ये जो इनकी वो होती है, जो दरवाजे होते हैं उनके साथ ये ताले के तौर पर लगाए जाते हैं, हैंडल के तौर पर जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनके, और ये पायदार होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो अलॉयज तो इसलिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर्म अलॉयज विद वन अनदर एंड अदर एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एज वेल, यानी ये ना सिर्फ अपने एलिमेंट्स के साथ अलॉय बनाते हैं, यानी एक मेटल दूसरे मेटल के साथ, बल्कि पीरियोडिक टेबल के में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल के अलावा दूसरे जो मेटल्स हैं उनके साथ भी ये रिएक्शंस करते हैं, यानी अलॉय वगैरह बनाते हैं। विद अ फ्यू एक्सेप्शन दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी +2 तक, यानी +1 भी ये शो करते हैं, +2 भी, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो कर देते हैं, तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। देयर आइंस एंड कंपाउंड आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन स्टेट, इनकी यानी सॉलिड्स हमने पढ़ा था, जैसे कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है कि स्टेट कौन सी होगी, तो सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो इसमें जो बात है वो कह रहा है कि ये जो आइंस और कंपाउंड होते हैं ये कलर्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी और सोल्यूशन स्टेट में भी, यानी जब सॉलिड स्टेट में होता भी ये कलर इनका होता है, ये पता चल जाता है, देख कर हम बता सकते हैं ये कौन सा मेटल है, क्रोमियम मेटल है या कौन सा। उसके बाद इनका सोल्यूशन स्टेट में भी इनका होता है कि ये कलर शो करते हैं। उसके बाद ये तो थी D और F ब्लॉक एलिमेंट्स थे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम पढ़ने लगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स दोबारा हम यही पढ़ रहे हैं कि वो कहते हैं कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। तो जैसे कि पढ़े स्कैंडियम से अगर जिंक तक बनाई जाए, तो ये एक ही डायग्राम है, स्कैंडियम से जिंक तक 21 से यानी 31 तक, आपको पता है 3D1 से लेकर 3D10 तक फिलिंग होगी इनकी। तो ये फिलिंग इनकी किस तरीके से होती है 3D वालों की, तो ये स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 21 से लेकर ये 30 तक जा रहे हैं। और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 की देखी जाए तो 4s2 और 3d1 पे जा रही है। ये 3d मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका 3d xy, 3d yz, 3d zx, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर और 3d z का स्क्वायर। और ये 4s2 बार हम बाद में भी लिख सकते हैं और पहले भी लिख सकते हैं, वैसे मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि फिलिंग में हम पहले ये लिख रहे हैं। बार इन सारों का 4s2 तो जाहिर बात है फिल होगा, उसके बाद ही आगे जाएगा, लेकिन एक बीच में स्टेबिलिटी की वजह से एक किसका में एक तो क्रोमियम में 4s1 आ जाता है स्टेबिलिटी की वजह से, वो मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। उसके बाद कॉपर 29 जो है इसमें स्टेबिलिटी की वजह से 4s1 आता है, बाकी सारों में ये 4s2 ही है, बाकी सारों में 4s2 ही है, इधर 4s2 है, इधर भी 4s2 है, इधर फिर जारी बात है इधर भी 4s2 है, इधर भी 4s2, खाली एक इसके केस में और एक इसके केस में, ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो स्टेबिलिटी की वजह से, वो मैंने जो आप लोगों को सारों से पहले बात बताई थी कि अगर D10 हो वो स्टेबल है, उससे कम स्टेबल हुआ है जो हाफ फेल हो D5,
उसके बाद जो पार्शली फिल D2 वाले आ गए वो सारे, तो इसमें ये केस होता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसमें जारी बात है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें फिर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट होकर इधर चला जाएगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 4s2 और क्या होनी चाहिए थी 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5। वैसे इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी 3d4 तक, लेकिन होता ये है कि 3d5 जो है ये मैं इधर भी लिख देता हूँ 4s2 और 3d4 तक जा रही है, और इन्होंने क्या किया 4s1 लेके 3d5 से बना दिए। वो इस वजह से क्योंकि हाफ फिल, मैंने आप लोगों को बताया कि हाफ फिल ज्यादा स्टेबल होती है, तो वो क्या करते हैं एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इससे दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इससे दे देते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल ज्यादा है। इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे दे देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये स्टेबल बन जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकाल के इधर दे दिया जाता है स्टेबिलिटी की वजह से। ये अब हाफ फिल हो चुकी है और ये स्टेबल, बाकी दोबारा वही केस शुरू हो जाता है। ये 2 है, मैग्नीज का 25 होता है, तो 1 2 3 4 और 5 ये स्टेबल है दोबारा। उसके बाद एक इधर फिल हो जाएगा, बाकी एज इट इज। फिर इसी तरीके से अगला फिलिंग इधर हो जाएगी, बाकी एज इट इज। उसके बाद अगली फिलिंग इसी तरीके से हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, इधर ये इधर ये इधर। उसके बाद इधर फिर वही केस जो दोबारा मैंने स्टेबिलिटी का आपको बताया था, होना तो ये चाहिए था, अब एक इधर आना चाहिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी फिल आना, ये भी। अब जो इलेक्ट्रॉन आने हैं वो किधर आने, वो आने इधर, तो वो एक इधर आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कहा है कि 4s2 और 3d9 बन रहा है ये, लेकिन वो कहते हैं कि फुल स्टेबल जो होता है D10 वो ज्यादा स्टेबल होता है, यानी जो कम्प्लीटली फिल हो, और ये तो पार्शली फिल है। तो इसलिए वो क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के से दे देते हैं, 4s1 और 3d10 हो जाते हैं, तो ये स्टेबल बन जाता है। इसलिए इसने 4s1 लिखा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर दे दिए तो ये स्टेबल हो जाता है। अगला केस दोबारा वही है, 4s2 आ गया, बाकी ये भी फेल, ये भी फेल, एज इट इज ये सारे फिल हो जाएंगे ये इसके। तो ये हम पढ़ रहे थे जनरेटेंस, तो वही बात है। फिर ये इसका एंडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, +1 भी शो करता है और +3 भी शो करेगा, क्योंकि ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये फिर +4 शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से। मिलेडियम जो है ये 1 2 3 4 5 यानी +5 भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये और हो सकता +3 भी शो कर सकते हैं, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ये भी शो कर सकता है +5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। उसके बाद क्रोमियम, वैसे वेनेडियम का केस एक एक्सेप्शनल केस होता है, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बनाता है। वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल या वेनेडियम पेंटाकार्बोनिल, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन मुस्लिम बार। फिलहाल तो आप ये समझें कि यानी ये जितनी वैलेंसीज है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, तो दूसरी बात एक आ जाती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक्स क्या होता है कि जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक, और जिधर ये सारे अब इकट्ठे आ जाते हैं तो ये क्या, ये डायमैग्नेटिक है। ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, तो ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल है। ये और ये वाले क्या है, हाफ फिल है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पेयरिंग करते हैं, ये यानी अनपेयर होते हैं। अनपेयर वाले को ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। फिर इन्हें अनपेयर वालों को पैरामैग्नेटिक कहा जाता है, जो कम्प्लीटली फिल होते हैं, यानी जो पेयर इकट्ठा हो, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इन्हें कहा जाता है डायमैग्नेटिक। तो ये चीज उन्होंने इधर बताई थी। तो ये तो थी इसकी फिलिंग। डी ऑर्बिटल्स हमने पढ़े, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े, उनकी फिर वैलेंसीज वगैरह पढ़ी हैं। आगे आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4d एंड 5d सीरीज। वो कहता है कि फॉलोइंग टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d एंड 5d सीरीज। तो जैसे हमने ये भी पढ़ी है, स्कैंडियम की केस पढ़ा है, 3d1 से लेकर जा रहा है 3d10 तक। इसी तरीके से वो कहता है कि 4d और 5d की भी इसी तरीके से फिलिंग होती है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 6b जो क्रोमियम है, ग्रुप शो द सेम डेविएशन एक्सेप्ट टंगस्टन 74। टंगस्टन यानी W से शो किया जाता है, टंगस्टन 74। यानी वो कहता है कि क्रोमियम जो होता है वो डेविएशन शो करता है। अब ये एमसीक्यूज में ये चीज पूछी जा सकती है कि कौन सी चीज डेविएशन शो करती है, तो वो क्रोमियम के डेविएशन क्रोमियम ने शो की थी, या आपको बताया कि ये इसने डेविएशन शो की है इधर इस केस में। तो उसके बाद शो द सेम डेविएशन एक्सेप्ट tungsten. Similarly, the element of group 1b, that is copper family, also show the deviated distribution
तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि डेविएशन की होती है, डेविएशन स्टेबिलिटी की वजह से ही होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ये वाले पता हो, हाफ फिल और फुल फिल, कम्प्लीटली फिल वाले, तो अंदाजा हो जाता है कि डेविएशन वगैरह जो है ये क्यों हुई है। तो अब कहते हैं इरेगुलरिटी इन कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी कब आती है। एक तो होती है हम कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते रहे हैं वो 1s2 2s2 वाली, तो जो डेविएशन आई है वो ये वाली जो मैंने आप लोगों को बताई है, ये क्यों है, ये स्टेबिलिटी की वजह से वही चीज़ कि 4s2 इधर था, ये कंप्लीट पार्शली फिल बना था, और जो हाफ फिल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसे दे दिया, तो ये भी हाफ फिल है और ये भी हाफ फिल है, तो ये स्टेबल बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। फिर एग्जैक्टली हाफ फिल एंड कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रोसेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी हाफ कम्प्लीटली फिल हो या हाफ फिल हो तो वो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। दिस में एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम का भी यही केस है कि 3d4s1 3d5 होने के बजाय होगी है ये, बजाय इसके कि वो 4s2 3d4 हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसके बजाय वो ये होगी स्टेबिलिटी की वजह से। इसी तरीके से कॉपर की मैंने आप लोगों को बताई है कि 4s2 3d9 के बजाय 4s1 3d10 होगी स्टेबिलिटी की वजह से। तो इट इज़ हाउएवर नॉट इजी टू एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज, ये इतना आसान नहीं है कि हम इरेगुलरिटीज को एक्सप्लेन करें फाउंड इन ऑब्जर्व कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स ऑफ 4d और 5d ट्रांजिशन सीरीज जो हैं, सिंस वन हैज टू कंसीडर द नेट इफेक्ट ऑफ द सो मेनी फैक्टर्स सच एज द। अब कहता है कि इसमें तो चलो आसान केस था जो 3d सीरीज है, वो कहता है जो 4d और 5d सीरीज है उसमें नेट इफेक्ट भी देखना पड़ता है, यानी 4 केस आ जाते हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन भी देखनी पड़ती है, यानी न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कितनी फोर्स से कर रहा है। उसके बाद शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय सेवरल अदर इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो शील्डिंग हो जाती है, यानी दरम्यान में आप लोगों को पता है क्योंकि हमने शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा था कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते जाते हैं तो शेल बढ़ते जाते हैं, तो शेल बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, और जब हम डाउन पीरियड में मूव करते हैं तो शेल कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी ज़्यादा देखा जाए कांस्टेंट रहता है या डिक्रीज करता है। तो ये वो कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट देखना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो शील्ड कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग हो रही है, तो उससे रुकावट कितने इलेक्ट्रॉन रुकावट बने, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। फिर ये भी फैक्टर आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब आउटर में शेल में फंस करें, अगर मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, पहले शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में चलो कर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तीसरे में अब 6 इलेक्ट्रॉन फंस करोगे, तो वो कह रहे हैं ये आपस में भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये भी रिपल्जन वगैरह भी आ जाती हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल वगैरह करेंगे। तो द एक्सचेंज एनर्जी फोर्सेज, उसके बाद जो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, इनकी आपस में एनर्जी एक्सचेंज होगी। All these factors play an important role together in determining the final stability of electronic configuration of atom। तो ये सारे फैक्टर को जब मद्देनजर रखते हुए उसके बाद जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी वगैरह देखी जाती है। अब इन्होंने लिखी हुई है स्कैंडियम की, अगर देखी जाए क्योंकि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा जाए तो स्कैंडियम की 21 से लेकर जिंक 30 तक उन्होंने दी हुई है, तो वो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम स्कैंडियम की तो चलो पढ़ चुके हैं। आगे आ जाता है 4d एलिमेंट्स। 4d में भी यही केस है कि 39 से लेकर वो गए हैं 48 तक, कैडमियम तक। अब जेट्रियम की देखते हैं, जेट्रियम की उन्होंने लिखी हुई है, जेट्रियम की अगर मैं इसी को ही अगर हम चेंज कर देते हैं, मैं इसको 5s2 कर देता हूं, 5s2। अब ये केस तो 3d सीरीज का तो समझ आ गया। अब इसी को 5s2 में कन्वर्ट कर देते हैं, 5s2 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 5s2, और इसको 4d में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 4 4 4 4 4 4 4 4, और ये बीच में जेट्रियम आ जाता है जो 4d सीरीज में लिख रहा हूँ, जो 39 से स्टार्ट होती है और 39 से स्टार्ट होकर ये जाती है 48 तक, क्योंकि 10 डी में 10 ही एलिमेंट्स आ सकते हैं, जारी बात है 10 ही एलिमेंट है। जेट्रियम होगा, फिर जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेलेरियम, रुथेनियम, रोडियम, पीडी, सिल्वर, एजी सिल्वर को कहा जाता है, चांदी जिसे कहा जाता है, और उसके बाद आ जाता है कैडमियम जिसका 48 है। अब वो क्या कहते हैं कि 5s2 41 जो है ये 5s1 आ जाता है। फिर इसमें एक्सेप्शनल केस जैसे हमने इधर पढ़े थे, अब वो क्या कहते हैं कि 5s2
इसका 5s2 है। चलो नॉर्मल जो है वो तो चलो बाद में कर लेते हैं, पहले एस वाले का देख लेते हैं। क्रोमियम की जैट्रियम की 5s2 है, ठीक है। जर्कोनियम की भी 5s2 है। नायोबियम की वो कहता है 5s1 हो जाएगी, 5s1 41 प्रोटॉन नंबर 41 5s1 हो जाएगी। फिर वो कहते हैं अगली भी 5s1 होगी मोलिब्डेनम की भी, फिर 5s2 आ जाएगी, इधर 5s1 फिर आ जाएगी 5s1। इस केस में भी, इस केस में भी, इधर भी, फिर 5s1 दोबारा आ जाएगी रोडियम में भी 5s1। उसके बाद पैलेडियम की 4d10 पूरी आ जाती है, 5s2 होता ही नहीं है उसमें, यानी बेसिकली 4d10 आ जाता है। 46 इसका प्रोटॉन नंबर पैलेडियम का। उसके बाद कॉपर का उन्होंने लिखा है 5s1, यानी सिल्वर का 5s1 और बाकी 5s2, इसका भी 5s2 48। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं डी में। डी में इसकी 4d1 है स्कैंडियम की, फिर इसकी 4d2 है जर्कोनियम की। नायोबियम की उसने 4d4 लिखी हुई है, नायोबियम की एक इलेक्ट्रॉन उसने इधर से शिफ्ट करके इधर दे दिए 4d4। अब हालांकि इसका ये एक्सेप्शनल केस है नायोबियम का, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन जिस तरह इससे पीछे हमने पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था 4s2, क्योंकि ये स्टेबल तो अब भी नहीं है, या तो एक इलेक्ट्रॉन इधर 4s2, चलो हमने कहा था 4s2 होता, वो एक इलेक्ट्रॉन इससे दे देते तो स्टेबल हो जाता, लेकिन स्टेबल तो अब जब इसने 2 है, असल में इसकी ये बन रही है 41 की 5s2 4d3, लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल के इससे दे दिए, स्टेबल तो ये अब भी नहीं है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शनल केस है 5s1 और 4d, बाकी 4d में आ जाती है 4d4। उसके बाद मोलिब्डेनम में तो चलो साफ पता चल रहा है यही है उसकी स्टेबल है, जिस तरह पिछला केस था क्रोमियम का, तो इसमें इसने ये केस बना दिया। अब आगे आ जाता है टेलेरियम 5s2 4d6, 5s2 4d6, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर उसने दे दिए। उसके बाद नीचे आ जाता है रुथेनियम 5s1 4d7, रुथेनियम 5s1 और 4d7, ये कितने हो गए 2 3 4 5 6, तो 7 में एक इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएगा, यानी 5s1 उसने लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर शिफ्ट करा के इधर दे दिए, हालांकि स्टेबल ये भी नहीं है। तो ये रुथेनियम का भी ये केस अगर मैं कहूँ एक्सेप्शनल है, स्टेबल तो यह भी नहीं है। इधर भी नायोबियम का केस भी एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये स्टेबल अब भी नहीं है, फिर भी इसने इलेक्ट्रॉन दे दी। बहरहाल रोडियम का, उसके बाद आगे आ जाता है रोडियम का 5s1 4d8, 5s1 और 4d8, ये 3 हो गए 6 7 और 8, और एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर दे। ये भी रोडियम का भी केस एक्सेप्शनल है, क्यों, क्योंकि ये भी स्टेबल तो यह भी नहीं है। d8 सिस्टम में अगर हम बात करें तो 2 4 6 7 8, d8 इसे क्या देते हैं, वैसे बनता है d9 था, लेकिन d8 इन्होंने कह दिया, एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर दी, इधर तो चलो ये बन जाता है 2, और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इधर और एक इधर। तो उसके बाद आगे ये तो था रोडियम का, कि ये वैसे 5s1, और असल में ये मैं इसको थोड़ा सा साइड पे लिख देते हैं ताकि पता चल जाए ये एक ही नहीं है, ये YZ वाली ऑर्बिटल है, Z स्क्वायर वाली, इस तरह फिर लग रहा है कि पेयर हुए हैं। अच्छा, उसके बाद रोडियम तक हो गया था। उसके बाद उन्होंने पैलेडियम का लिखा 4d10, पैलेडियम का 4d10 2 6 8 9 10, 5s2 में से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल के, ये एक ऐसा केस एक्सेप्शनल कि इसने 5s2 ही निकाल दिए बीच में, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए। बहरहाल तो ये पैलेडियम है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिल्वर का 5s1 4d10 कॉन्फ़िगरेशन है, 5s1
और 4d10 ये स्टेबल है, चलो ये तो स्टेबल है 5s में। इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 47 बन है। उसके बाद आ जाता है 48, इसका भी कम्प्लीटली फिल है, सारे स्टेबल है। एक इलेक्ट्रॉन 4s में 5s में आ जाएगा। और ये केस उसने पैलिडियम के केस में उसने ये क्यों किया, क्योंकि उसने 5s में से निकाल दिए क्योंकि चौथा शेल में, ताकि चौथा शेल कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर हम चौथा शेल बनाते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पुट कर देते, 8 पुट कर देते हैं 8, तो वो स्टेबल होगा 8। और बाकी क्योंकि पीछे वो भी है 4s2 भी है पीछे ही, 4p6 भी है और 4d8 हो गया। ठीक है, तो ये 10 और 18 इधर तक ये स्टेबल हो चुका है 8 में। अब उसने क्या किया, उसने कहा 5वां शेल दोबारा बनाना पड़ेगा और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो अनस्टेबल होगा, फिर 2 क्योंकि नहीं होगा तो उसने 5s निकाल दिया ताकि 5वां शेल ना ड्रा करना पड़े, तो उसने 4d बना दिया 4d तक, तो 4s2 4d 8 बन जाते फिर 2, और ये इसने फिर 4s वाले हटाकर और 4d में पुट कर दिए तो ये 18 बन जाते हैं। 18 आपको पता है वो फिर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर ऑक्टेट मुकम्मल होता है। तो उसने 4d में पुट कर दिए ये इलेक्ट्रॉन और 5s में से निकाल दिए ताकि 5वां शेल ना ड्रा करना पड़े। तो ये तो केस था। इस तरीके से वो कहते हैं। फिर आगे भी लैंथनम के भी ये केस है, लैंथनम, हाफमैन, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, प्लैटिनियम और Au कहा जाता है गोल्ड को, सोने को 79 और मरकरी 80। तो इनकी भी सारों की सारों 6s2 सारों में कंप्लीट फिल है, सिर्फ प्लैटिनम का केस में और सोने के केस में। ये 5D सीरीज में सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं, यानी प्लैटिनम और सोना जो है Au, तो गोल्ड, तो ये सिर्फ केस ऐसे हैं जिनमें 6s1 है, वो स्टेबिलिटी की वजह से 6s1 है। बाकी सारों में 6s2 है और 5d1 से लेकर 5d2, 5d3, 5d4, 5d5, 5d6, 5d7, 5d8 के बजाय प्लैटिनम में 9 हो गए और बाकी सोने में 5d10 नहीं है और मरकरी में 5d10, यानी 5D सीरीज अगर मैं ड्रा कर लूँ तो वो आसान है। 5D भी इधर ही बना देते हैं क्योंकि वो जो है वो 4D से ज़्यादा आसान है। ये 4D वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, 3D आसान है और 5D बहुत आसान है। अब 5D की अगर बात करें तो इसी को ही मैं 6s2 में कन्वर्ट कर देता हूँ सारों को मैं 6s2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने आपको कहा कि ये सारे 6s2 में, सिर्फ इधर प्लैटिनम और इधर सोना जो है गोल्ड, उसके नीचे फिर एक मरकरी आ जाता है 80। तो ये 2 केस ऐसे हैं जिनमें 6s1 आ रहा है, 6s1 6s1। बाकी सारों में जो है वो आगे अगर मैं लिखूं ये कितने अंदर 57 72 और लैंथनम और हाफमैन और टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरेडियम, क्योंकि ये डायरेक्ट इस तरीके से नंबर वाइज नहीं है इनकी 39 40 41 42 43 44। बाकी तो मैं थी लेकिन ये जो 5D है ये डायरेक्ट नहीं है, यानी ये नहीं है 57 से शुरू हो के, यानी ये मैं अगर कहता हूँ 57 है तो इसमें इस तरह नहीं है कि ये 58 है, ये 58 नहीं है, ये आगे फिर 72 पे जा रहे हैं आप में। अगला एलिमेंट जो है ये 73 पे जा रहे हैं, फिर 74 इधर तक फिर सही गया, 74 75 76 तक सही गया, फिर 77 78 तक ठीक है, 79 और ये 80। यानी ये जो है ये जो पहला है वो अलग है, वो ये नहीं इस तरह नहीं है कि 57 है तो अगला 58 है। बाकी आगे से ऑनवर्ड सारे सेम जा रहे हैं, तो आगे तो आसान है। पहले वाला देख लेते हैं 5D1, इसमें इसी तरीके से अगर 4 की जगह 5 लिख देते हैं, इसी के होंगे 5 5 5 5 5 DZ²। तो ये 57 जो है ये 6s2 5D1 के अंदर खत्म हो रहा है। वैसे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो 1s2 2s2 2p6, मैंने आप लोगों को बताया था ये 2px 3s2 3p6 4
3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d10, 4f14। मैंने आपको कहा था ये इस पे जाती है, फिर 3s2, 3p6, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे 4s2, फिर 4d10 पे जाती है 5s2 के बाद, और वो 5p6 पे जाती है, और 6 के बाद 6s2 पे जाती है। और उसके बाद मैंने कहा था कि ये वैसे 4f14 पे जानी चाहिए थी, जिस तरह 58 का केस हुआ था उसमें हम 4f में चले गए थे। अब 57 के केस में ये होता है कि वो f में इधर जाने के बजाय इधर नहीं जाता, इधर जाने के बजाय वो 5d पे चला जाता है, और 5d वही बात है फिर क्योंकि उधर जाएगा तो 14 पूरे करने पड़ जाएगा, तो ये 6s2 के बजाय 5d में चला गया, ये 5d1 हो गया। अब 72 का केस जब आते हैं तो ये तो आप लोगों को समझा गया 55d1 है। तो उसके बाद 72 का जब केस आता है तो 4f14 जो सारों में मुकम्मल फिल है 4f14, इसमें अब वो कहता है कि ये सारे पहले 4f14 पे गए हैं। इस केस में ये एक्सेप्शनल हुई है कि ये 4f में नहीं गया, ये बजाय 4f में जाने की ये 5d में चला गया, और 4f इसका अनफिल है, 4f1 नहीं हुआ। लेकिन जब हाफ मैन का केस आता है तो क्या होता है, क्योंकि वो फिल हो चुके होते हैं, इधर दरमियान में 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं। ये देखें 57 के अंदर 14 पुट करें तो ये 4 7 और 3 11 5 6 7 71, तो ये 71 हो चुका है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इधर 4f14 आ चुका है, 6s2 के बाद 4f14 पे गया, उसके बाद ये 5d10 पे गया, फिर 6p6, फिर 7s2, यानी एक हमने ड्रा किया 4f वाला 14 तक ड्रा किया बस, और हमने 14 तक कोई नहीं ड्रा किया। उसके बाद 5d पे चली गई, 5d से 6p6 पे जाना है, 7s2 पे जाना है। अब वो 4f14 पे उसने फिलिंग करने के बाद ये सारों में 4f14 मुकम्मल फिल है सारों में, इसलिए ये इजी है, ये सारों में मुकम्मल फिल है। और ये मैंने आपको बताया कि ये 6s2 है, ये तो इसका मुकम्मल फिल है। खाली ये दो चीज आपने ध्यान में रखनी, एक प्लैटिनम का केस जिसमें 6s1 आ रहा है, और एक कप सोने का केस। वो रूल वही है जो मैंने आपको बताया, जो बेसिक रूल है, यानी कम्प्लीटली फिल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं बनस्बत हाफ फिल के। हाफ फिल जो है वो उसकी पार्शली फिल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये कम्प्लीटली फिल वाले सारों से मोस्ट स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल वाले, उसके बाद जो होते हैं वो पार्शली फिल वाले। अब आगे आ जाते हैं, हम पहुंचे थे इसमें हाफ मैन में, फिर ये क्या आ जाते हैं 5d2 आ जाते हैं, 5d2, ये 5d2 आ गया। टेंटलम में गए तो 5d3 आ गया, 1 2 3, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है 5d3, टेंटलम में 5d3 तक आ गया, और इसमें 4 तक आ गया। ये आपको नजर आ रहा है, ये भी साफ आसान है, 5d1, 5d2, 5d3, 5d4, अब ये 5d5। अब ये रीनियम का जो केस है इसमें क्या हुआ है 5d5, इसमें अब ये नहीं हुआ, यानी 6s1 और 5d5 नहीं हुआ, यानी ये वाला केस मैं बता रहा हूं, ये टंगस्टन का, टंगस्टन में होना ये चाहिए था कि ये 5d4 है ना, तो 6s में से ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, ये भी हाफ फिल हो जाएगा और 6s1 भी हाफ फिल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन उसने इस तरह नहीं किया, ये एक्सेप्शनल केस भी कह सकते हैं कि उन्होंने 6s2 मुकम्मल, जिस तरह कि हमने 4d और 3d की सीरीज में हमने ये पढ़ा था कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे देते स्टेबल करने के लिए, s वाला एक इलेक्ट्रॉन d को दे देते ताकि 5d5, क्योंकि d में 10 होते हैं तो d5 होगा तो मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन इसने s ने नहीं दिया, s ने मुकम्मल फिल रखा है और ये 5d4 ही रहे, फिर ये 5d5 बन गया, 5d5। रीनियम का केस पढ़ते हैं तो 5d5 आ जाता है, तो रीनियम में तो ये 5d5 हो गया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, फिर 5d6 एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इधर, यानी देखा जा रहा है इधर एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो गया, 5d6 हो गया, ये 5d7 हो गया आगे। उसके बाद 5d8 होना चाहिए था ये, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अब इधर 5d9 कर दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन s में से हटाकर 5d9 पर ले गए, इधर ले गए ये। हालांकि स्टेबल अब भी ये नहीं है,
या तो ये होता है ना कि जिस तरह ये वाला केस है, इसमें तो चलो पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकला और एक इधर आ गया, ये स्टेबल है, तो ये तो केस पता चल रहा है। लेकिन इसमें उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 5d9 है, ये अब भी अनस्टेबल है। बहरहाल इसमें एक ये चीज भी बात हो सकती है कि अगर फर्ज करें ये अब है तो ये चारों पेयर है, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, और बाकी ये 6s1 हो गया और ये 5dz में एक आ गया 5d9 में, तो ये एक अनपेयर है और एक ही अनपेयर है। लेकिन अगर ये कोशिश करते हैं कि हो सकता है इसमें ये केस हो जाए कि ये तीन आपस में अनपेयर, तीन ज्यादा अनपेयर ना हो, क्योंकि अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन पुट करके इधर कर देते हैं तो हो सकता है इधर तो 2 हो जाता है, लेकिन इधर एक इलेक्ट्रॉन हट जाता तो ये 2 अनपेयर रह जाते और ये स्टेबल, ये फिर भी 2 अनपेयर है। लेकिन इसने इस तरह किया कि डी वालों का अनपेयर होने के बजाय ये हो सकता है ये आपस में रिपेल करते अनस्टेबल हो जाते, तो उसने इस तरह किया कि इसको पेयर में कन्वर्ट करके सिर्फ एक अनपेयर रह गया और एक इधर 6s1 हो गया। बाकी अब अगला केस तो ये तो साफ पता चल रहा है, एस अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देगा ताकि डी कम्प्लीटली फिल हो जाए और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और एस वाला हाफ फिल हो गया तो ये भी स्टेबल है। उसके बाद आगे आ जाते हैं सोने का भी हो गया जो 5d10 है 79। आगे आ जाता है मरकरी का, मरकरी का 80 होता है, तांबा जो थर्मोमीटर के अंदर भी पड़ा होता है, पारा जिसे कहा जाता है, तो ये 6s2 5d10 इसका मुकम्मल फिल है, ये स्टेबल है। तो ये तो थी डी सीरीज बड़ी थी, और डी में हमने पढ़ी है किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन वगैरह की फिलिंग होती है डी के अंदर, तो होप कि आपको समझ आई होगी।